देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड बेटा, रासायनिक बंध। भाई ओवरऑल बेटा रासायनिक बंध में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा? बंध की, केमिकल बॉन्ड की बेटा। अब बॉन्ड वास्तव में होता क्या है बेटा? एक्चुअली ये बॉन्ड है क्या, समझना एक बार के लिए कि जैसे आपने बेटा कोई भी एक बेटा एग्जांपल लिया NaCl, तो एक्चुअली इसमें बेटा है क्या एग्जैक्टली? इसमें है Na प्लस और Cl माइनस। ये बेटा एक कैटायन है, धनायन है बेटा, और ये एक एनायन है, मतलब ऋणायन है। और बेटा प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण होगा बेटा उसे कहेंगे अपन कौन सा आकर्षण? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बेटा। कौन सा आकर्षण बल है बेटा? ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है बेटा, ये वाला। तो वास्तव में जो Na प्लस और Cl माइनस को साथ रखने का जिम्मेदार है बेटा वो ये वाला आकर्षण बल है। इस आकर्षण बल की वजह से Na प्लस और Cl माइनस साथ है। इन दोनों को साथ रखने का कारण बेटा ये है। तो ये बेटा ये एक तरह का बंद हुआ। क्या हुआ? एक तरह का बंद हो गया बेटा, एक तरह से मैं कहूं। हालांकि इसको नाम क्या देते हैं बेटा? ये आकर्षण का कारण हो गया। और बेटा क्योंकि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बना हुआ था तो इसे क्या कह देते हैं बेटा? आयनिक बंध अपन इसे कह देते हैं बेटा। कौन सा बंध कह देते हैं? आयनिक बंध बेटा। और देखिए अभी लिखना कुछ नहीं है बेटा आपको कि बेटा क्लोरीन है, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। एक और क्लोरीन संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन बेटा। और बेटा इन्होंने क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया आपस में बेटा। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का? एक एक का। मैं ऐसे बना दूं बेटा तो देखो, अगर इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन इसका और इसका साझा किया तो दोनों के बीच में ये एकल बंध बन जाएगा बेटा। और 6 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे बेटा। कुल मिलाकर इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। ये जो बंध बना बेटा इसे अपन कह देते हैं सह संयोजी बंध। बात ये मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि बंध वास्तव में होता क्या है? बंध बेटा वो चीज है, वो है केमिकल बॉन्ड बेटा जो किसी भी यौगिक को या तो बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा या मॉलिक्यूल होगा या यौगिक होगा बेटा। किसी भी यौगिक में जो भी अवयवी कण है, जो भी अवयवी कण है बेटा जिनसे मिलकर वो बना है, चाहे वो परमाणु हो चाहे वो आयन हो बेटा, तो परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के काम करने वाले या आयनों को आपस में बांधे रखने वाले जो बंध होते हैं बेटा उन्हें अपन क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं बेटा। क्या लाइन लिखी जाएगी देखेगा बेटा इधर इसमें। बहुपरमाणुवीय या मैं कहूं यौगिक या आयन में इसके अवयवी कणों, अवयवी कण से मतलब क्या है बेटा? जिनसे मिलकर बना हुआ है बेटा। अवयवी कणों जिसमें परमाणु भी हो सकते हैं बेटा, आयन भी हो सकते हैं बेटा, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, सब चीजें इसमें होती हैं बेटा। अवयवी कणों को बांधे रखने वाले बंध को रासायनिक बंध कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा इसमें रासायनिक बंध निर्माण उष्मा क्षेपी प्रक्रिया बेटा।
भाई जब भी रासायनिक बंध का निर्माण होता है ना बेटा, जब भी रासायनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बनता है बेटा, वो हमेशा एनर्जी रिलीज करके बनता है। भाई एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उष्माक्षेपी प्रोसेस है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी निकलने के बाद अगर कोई स्पीसीज बनेगी तो वो कैसी होगी बेटा, वो स्थायी स्पीसीज बन जाएगी। तो रासायनिक बंध निर्माण जब भी होता है बेटा, वो हमेशा कौन सी प्रक्रिया के साथ होता है बेटा, उष्माक्षेपी प्रक्रिया के साथ होता है। अब रासायनिक बंध निर्माण के लिए बेटा अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं बेटा। अगर मैं बात करूं उन थ्योरीज की, एक बार लिखें बेटा अपन उसको, तो थ्योरीज में बेटा एक दी गई है लुईस कौशल अवधारणा। नेक्स्ट बेटा VSEPR थ्योरी। इसके बाद आता है बेटा VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, और फिर आता है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा। ये सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे बेटा, डरे नहीं, सबकी डिटेल आएगी बेटा। भाई लुईस कौशल थ्योरी पढ़ी जाएगी सबसे पहले बेटा, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसकी कुछ कमियां होंगी। उसके बाद में बेटा वेस्पर थ्योरी पढ़ी जाएगी बेटा, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी बेटा, उसकी कुछ कमियां होंगी। फिर VBT आ जाएगा बेटा, और फिर अपन पढ़ेंगे MOT। कि समय समय पे अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, और उन थ्योरीज को ही बेटा आगे जाकर के अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे बेटा। तो सबसे पहले अपन को इसमें कौन सी थ्योरी पढ़नी है बेटा, लुईस कौशल थ्योरी बेटा। अब बेटा लुईस कौशल थ्योरी में बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर इस थ्योरी का बेस क्या था, किस बात पर इसकी थ्योरी निर्भर थी बेटा। तो सबसे बड़ी बात थी बेटा, इसने क्या देख रखा था, इन्होंने बेटा दो साइंटिस्टों के नाम है, लुईस अलग साइंटिस्ट है, कौशल अलग साइंटिस्ट है बेटा। इन्होंने ये देखा कि अक्रिय गैसें जो होती हैं, नोबल गैसें जो होती हैं बेटा, नाम में आ रहा है अक्रिय गैस, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता नहीं होती बेटा, और क्रियाशील नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें क्या माना गया है, स्थायी माना गया है। तो बेटा इन्होंने वास्तव में इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा कि जैसे नोबल गैसेज अपनी अक्रियाशीलता रखती हैं, यानी कि वो ज्यादा स्थायी है, इसी तरह से बेटा बाकी जो एलिमेंट है, बाकी जो परमाणु है बेटा, वो किसी भी यौगिक में कोई भी परमाणु ये कोशिश करता है कि वो भी एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। कि भाई अक्रिय गैसें जो होती हैं बेटा वो स्थायी क्यों है, क्योंकि उनका स्थायी बेटा विन्यास होता है कौन सा, NH2NP6, ये इनके संयोजी कोश का विन्यास होता है बेटा, किनका, नोबल गैसेस का बेटा संयोजी कोश का विन्यास होता है। और बेटा ये कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास है बेटा, बहुत ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि अक्रिय गैसें जो है वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होते बेटा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला कि किसी भी यौगिक में या किसी भी बहुपरमाणविक अणु या आयन में हर एक परमाणु ये कोशिश करता है कि उसके संयोजी कोश का विन्यास जो है अक्रिय गैस के विन्यास के जैसा हो जाए। और ऐसा करने से क्या माना उन्होंने, इन्हें लगा कि ऐसा अगर करेगा कोई भी परमाणु तो उसे भी स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, उसे आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई भी परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करे और चाहे इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, या तो स्थानांतरण करके या साझा करके अपना संयोजी कोश का विन्यास NH2NP6 करना चाहता है। मतलब संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है लुईस और कोशेल के अनुसार बेटा, चाहे वो साझा करके करे और चाहे वो बेटा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके करे। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें बेटा, इस थ्योरी का पहला पॉइंट आ जाएगा कि यह है अक्रिय गैसों की
अक्रियाशीलता पर आधारित था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, इसके अनुसार किसी भी यौगिक या आयन में प्रत्येक परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित या साझा करके अपने संयोजी कोश का अष्टक पूर्ण क्या होता है, NH2NP6, जिसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, अक्रिय गैस विन्यास। अष्टक पूर्ण करना चाहता है। थोड़ा इन्हीं की इस अवधारणा को आप अष्टक नियम भी कह सकते हैं बेटा, और इनकी इस थ्योरी को बेटा एक नाम और दिया गया है, इन्हीं की इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी कह दिया जाता है। ये तीनों नाम इसी थ्योरी के बेटा। ठीक है भाई, क्या बोला कि कोई भी परमाणु जो है बेटा इलेक्ट्रॉनों का या तो साझा करके या फिर बेटा क्या करके स्थानांतरण करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अपने संयोजी कोश का जो विन्यास है वो NH2NP6 करना चाहता है बेटा, इस थ्योरी के अनुसार बेटा। क्या ये बात समझे? एक बात और, एक छोटी सी बात और है बेटा इसमें, इसने एक चीज, ये सिंपल सी चीज और बताई क्या कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणी हैलोजन तथा विद्युत धनी क्षार धातुएं अक्रिय गैसों के द्वारा पृथक रहते हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है, इधर देखना बेटा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे लिथियम है, बेरिलियम है बेटा, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आ जाता है इधर बेटा। फिर क्या आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन आ जाता है इधर, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर 3D श्रेणी आ जाती है बेटा, फिर गैलियम, इस तरह से चलता रहता है। अगर बेटा थोड़ा सा भी आपको ध्यान हो तो बेटा भाई आप इसे कौन सा वर्ग बोल देते हो बेटा, पहला वर्ग बोल देते हो बेटा। हैलोजन की मैं बात करूं तो 17वां वर्ग कह देते हैं बेटा, और अक्रिय गैसों को कौन सा वर्ग कह देते हैं, 18वां वर्ग इन्हें कह दिया जाता है। यही तो होता है ना बेटा बात। अब एक सिंपल सी चीज बताना कि भाई फ्लोरीन है जिसका 17वां वर्ग है बेटा, फिर आया नियोन, और फिर वैसे देखा जाए तो बेटा नियोन के बाद कौन आया, सोडियम। अरे है कि नहीं भाई? तो देखो बेटा 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर ये इनके परमाणु क्रमांक लिखे। मुझे बताइए क्या अक्रिय गैसें जो हैं, क्या अक्रिय गैसें जो हैं बेटा वो हैलोजन को और क्षार धातुओं को पृथक करने का काम कर रहे हैं क्या बेटा आवर्त सारणी में? कि भाई अक्रिय गैसों से जस्ट पहले कौन है, हैलोजन, और अक्रिय गैसों के जस्ट बाद में कौन है, क्षार धातु में बेटा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको बेटा, एक्चुअली देखो क्या
कि फ्लोरीन जो है बेटा वास्तव में इसके संयोजी कोष की अगर मैं बात करूं तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 7। कैसे? रटना नहीं है, इधर देखना बेटा, एक बार लिखना भी नहीं है अभी बेटा। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 ये इसका विन्यास है बेटा। और इसका संयोजी कोष कौन सा है? दूसरा इसका संयोजी कोष है बेटा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7 बेटा। अगर उसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या उसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? बिल्कुल हो जाएंगे, और वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। ये एक सिंपल दूसरा तरीका क्या बेटा कि देखो 9 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या बेटा? तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी? वो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अक्रिय विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा क्या बनाएगा? F- बनाएगा बेटा। देखते रहिएगा अभी तक। सोडियम के पास अक्रिय गैस की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बेटा वो ये चाहेगा कि अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बेटा 11 में से एक चला गया, अक्रिय गैस वहां भी आ जाएगी बेटा, और क्या बना देगा? Na+ बना देगा। कुछ समझ रहे हो क्या बात को बेटा? तो वास्तव में यहाँ पर क्या होगा कि जब भी Na और F पास में आएंगे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। वो किसको दे देगा? फ्लोरीन को। भाई फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना था, सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना था बेटा, तो सोडियम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसे में Na+ बनेगा, F- बनेगा, और दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल चालू हो जाएगा बेटा। क्या बात समझे क्या बेटा? लेकिन दोनों ने काम किया क्यों? दोनों ने काम इसलिए किया ताकि उनका विन्यास जो है किसके जैसा हो जाए? अक्रिय गैस के जैसा हो जाए, और उनके संयोजी कोष का अष्टक पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने काम किया। वही तो लुईस और कोसेल ने भी कहा था कि कोई भी परमाणु जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉनों का या तो स्थानांतरण कर सकता है या फिर बेटा साझा कर सकता है, और क्या करने के लिए? ताकि बेटा उनका अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाए। इसे तरीके से लिखेंगे बेटा अपन, अभी मत लिखें आप लोग, अभी ना लिखें, तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको बेटा, अच्छे से देखिएगा इधर। देखिएगा बेटा इधर एग्जाम्पल लेते हैं अपन बेटा, NaCl समझना, सोडियम 11 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अभी इसका संयोजी कोष कौन सा है? तीसरा, और उसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक मैंने लिया क्लोरीन 17 नंबर बेटा, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका संयोजी कोष भी तीसरा है। इसके विद्युत ऋणता ज्यादा है और इसकी विद्युत ऋणता कम है बेटा। तो जब ये पास में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे बेटा? Cl की तरफ जाएंगे बेटा। और वास्तव में देखो क्या होगा कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दे तो पहली बात तो ये कि क्या बन जाएगा? Na+, और 3s में से एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो बेटा 1s2 2s2 2p6 ये इसका संयोजी कोष, क्या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या बेटा? और इसके पास जैसे ही पहुंचा Cl- बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है बेटा, और क्या विन्यास हो जाएगा? बोलो भाई 1s2 2s2 2p6 और बेटा 3s2 3p5 पहले थे, एक और आ गया 6। क्या बेटा इसके भी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या बेटा? बोलो तो सही भैया। क्या दोनों के ही संयोजी कोष का विन्यास हो गया पूरा? तो इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दिया इन्होंने, और ये दोनों क्या बन गए बेटा? ये बन गए धनायन और ऋणायन। कुल मिलाकर क्या ये दोनों आयन बन गए क्या? तो इनके बीच में अब बेटा धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण होगा बेटा। क्या नाम दिया उसको मैंने बेटा? स्थिर वैद्युत आकर्षण। और इनके बीच में जो बंध बनेगा बेटा उसे कहेंगे कैसा बंध बेटा? आयनिक बंध कह दिया जाएगा। कौन सा बंध बोलेंगे? आयनिक बंध बेटा। या इस आयनिक बंध का एक और नाम है बेटा वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाह रहा हूं इसमें बेटा आपको
कि ये जो NaCl है बेटा, इसमें Na प्लस है, तो बेटा इसकी जो वैद्युत संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता, वो एक्चुअली 1 है भाई। इस प्लस के साथ में 1 था ना बेटा, तो ये इसकी वैद्युत संयोजकता है। और Cl माइनस जो है बेटा, उसमें भी एक ही आवेश है बेटा, इसकी भी वैद्युत संयोजकता कितनी है? 1 है। हाँ, इसकी वैद्युत संयोजकता 1 है, लेकिन कैसी? ऋणात्मक। इसकी वैद्युत संयोजकता भी 1 है बेटा, लेकिन कैसी? धनात्मक। बात समझे क्या भाई? और देखिए उदाहरण से और समझ आएगी बेटा बात आपको। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया CaCl2, आराम से विचार कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा। CaCl2 में कैल्शियम जो है बेटा, उसका नंबर कितना होता है? 20। मुझे बताइए बेटा, अगर मैं अक्रिय गैस से लिखना शुरू करूं तो ऑर्गन 18 और उसके बाद में 4s2 होता है क्या बेटा? क्लोरीन का नंबर कितना बेटा? 17। ठीक है, नियोन सब तरफ से लिखना आना चाहिए बेटा, कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया जा चुका है। ये बेटा 10 तक का क्या बताता है? नियोन को बेटा, नियोन, उसके बाद 3s2 3p5। अब मुझे बताना बेटा कि कैल्शियम को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है? अक्रिय गैस विन्यास के अलावा इसके पास एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये 1 क्लोरीन को ढूंढेगा कि 2 क्लोरीनों को? 2 क्लोरीनों को ढूंढेगा बेटा। ये 2 क्लोरीनों को बेटा ये एक पना एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। 2 इंटू लिख दूं क्या भाई मैं इसको? तो बेटा 2 क्लोरीनों को ये अपना, 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 क्लोरीनों को मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन देते हुए बेटा ये बना लेगा कैल्शियम का +2 और विन्यास चला जाएगा ऑर्गन। यहां बेटा Cl माइनस की कितनी स्पीसीज बनेंगी? 2। और बेटा हर एक का विन्यास देखो भाई, 10 और 7 17 थे बेटा, ठीक है ना? 18 क्या इनका भी विन्यास, ऑर्गन का विन्यास प्राप्त हो जाएगा क्या बेटा? तो इस तरह से Ca का +2 और 2 Cl के माइनस बेटा बैलेंस होके क्या बना देगा? CaCl2। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कैल्शियम +2 जो है उसकी वैद्युत संयोजकता 2 हो गई, और Cl- की तो बेटा 1 ही है यहाँ पर। क्या बात समझ आई क्या बेटा? यहाँ पर जो लुईस और कोसेल ने बोला था उसमें से बेटा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए साझा किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का या स्थानांतरण किया जा रहा है? यहाँ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है बेटा। स्थानांतरण होने के बाद बेटा सोडियम का उस इलेक्ट्रॉन पर कोई हक नहीं है, सारा हक किसका बन चुका? क्लोरीन का बन चुका बेटा। तो ये किसके द्वारा हुआ? स्थानांतरण के द्वारा। अब साझे के द्वारा कैसे होता है उसका कुछ एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, वही एग्जांपल लेते हैं, वो सिंपल सा अभी आपने देखा था, क्या? Cl है। हाँ बेटा, साझे के द्वारा मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आपको। एक टर्म आती है बेटा लुईस सिंबल। क्या है? जैसे लिथियम के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो बेटा लिथियम के पास में ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन का डॉट लगा दिया जाता है। बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, हेलोजन कोई भी हो बेटा, फ्लोरीन 7, नियोन 8। ये जो मैंने लगाए हैं बेटा ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने लगाए डॉट की फॉर्म में, तो ये लुईस सिंबल है जिसमें बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगाए जाते हैं। बात समझे क्या भैया आप लोग? बेटा सिंपल सी बात थी। अब बेटा उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन ले लिया। हेलोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं बेटा, ठीक है? तो यहां पर मैं कितनी डॉट लगा दूं? 7। एक और क्लोरीन ले लिया, उसमें भी ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या किया बेटा, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा करना शुरू किया।
और जब साझे में इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया और इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया, भाई साझा कर रहे हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का। अब साझा कर लिया तो साझे के बाद हक दोनों का होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। और मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिएगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो ऐसे एकल बंध में बना दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है बेटा, ठीक है। और ये बिना बंध वाले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब समझना, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसका स्टेप पूरा हो गया? जवाब तो दो भाई। और बेटा इसके गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साझा हो गया, साझा होने के बाद हक दोनों का है बेटा, तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया। साझे के बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था। क्या बात आई क्या समझ में थोड़ी बहुत आपको बेटा? और देखते रहिए। मान लीजिए मैं ऑक्सीजन लेता हूं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा संयोजी कोष में, ये बना दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6 बेटा। इस तरह से मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऐसे ही मैंने एक और ऑक्सीजन लिया, अभी बनाना नहीं है बेटा आपको, और उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए बेटा इसमें, ठीक है। अब कंडीशन क्या, मान लीजिए ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझा कर लिया। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए? 7। क्या अष्टक पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसके गिनोगे तो भी आपको 7 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी अष्टक पूरा नहीं हुआ। यानी क्या एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से काम चला? नहीं चला। तो फिर बेटा क्या किया गया? दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करवाया गया। एक्चुअली बेटा जो लुईस कोसेल अवधारणा थी, ये अपने आप में एक हिट एंड ट्रायल मेथड था बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब ये कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा के देखा गया कि अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा के देखा गया कि अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा के देखा गया। ये बेटा हालांकि किसकी कमी भी अपने आप में बेटा कि पर्टिकुलर फिक्स कुछ नहीं पता, पर यही था बेटा। अब मुझे बताइए, अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, ठीक है, अब गिनो बेटा, इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करो बेटा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन साझे में चले गए, जो साझे में चले गए उन्हें बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, बंधित युग्म। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलाकर क्या बोले जाते हैं? बंधित युग्म बेटा। और जो साझे में नहीं गए उन्हें बोलते हैं एकांकी युग्म। ध्यान दें, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है बेटा उन्हें कैसे बोलते हैं? बंधित वाले बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन साझे में नहीं है, साझे में नहीं है, उन्हें बोलते हैं बेटा क्या? एकांकी। क्या बोल देते हैं? एकांकी। मतलब नाम से सोचो, जो साझे में मतलब बंधे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है, और जो साझे में नहीं है वो एकांकी अकेले में बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है ना, उन्हें एकांकी बोल देते हैं। अब बात करते हैं अपन इनको गिनने की। तो देखो डाक, इस ऑप्शन के गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या अष्टक पूरा हुआ? अब इस ऑप्शन की गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या दोनों का अष्टक पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया बेटा। तो वास्तव में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? देखो अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा था तो ये कौन सा बंध था? ये था एकल बंध। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो क्या कहूंगा? द्विबंध कहूंगा बेटा। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और वो कुछ इस तरह से मैंने लिख दिए बेटा। एक और नाइट्रोजन लिया और उसके संयोजी कोष में भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इस तरह से लिख दिया। और इसमें एक्चुअली जरूरत पड़ती है बेटा 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे की। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टक इस नाइट्रोजन का भी पूरा और इसका भी बेटा। और यहाँ जो बंध बना वो कैसा बन गया? त्रिबंध बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया बेटा। तो कुछ हद तक लुईस और कोसेल ने बेटा
कुछ स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से और कुछ स्पीसीज में बेटा इलेक्ट्रॉनों के साझे से बेटा मॉलिक्यूल्स के स्थायित्व को समझाने की कोशिश की। क्या बात समझ आई क्या थोड़ी बहुत बेटा आप लोगों को? अब बात ये कि बेटा ये तो सिर्फ दो दो परमाणु वाली स्पीसीज थी, वो भी एक जैसे बहुत आसानी से बन गए। लेकिन बेटा अपन को लुईस कोसेल वाली संरचना ड्रॉ कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बेटा। ट्रिक से अपन सीखेंगे वास्तव में बेटा। देखो था तो हिट एंड ट्रायल मेथड की कोशिश करो और देखो बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं अपन को बेटा अगर जल्दी बनानी है तो उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता होगी, और वो ट्रिक आपको उदाहरण से समझाता हूँ बेटा। मैं इधर देखो ट्रिक है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा। लुईस कोसेल वाली स्ट्रक्चर बनाने वाली एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले ले लिया, मान लीजिए बेटा CO का। ठीक है, अब देखिए बेटा कितने परमाणु है इसमें? 2। तो 2 परमाणुओं का अगर आपको अष्टक पूरा करवाना है, अष्टक मतलब 1 के 8, तो 2 परमाणुओं के लिए आवश्यक कितने हुए भाई? 1 के 8, 2 के कितने जरूरी है बेटा? 2 के जरूरी हुए 16। तो पहले मैं लिखूंगा, आराम से देखिए बेटा, बाद में लिखना आपको, आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 16 अष्टक पूरा करने के लिए। अच्छा, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने? क्योंकि मैं लिख चुका हूं कि भाग जो लेते हैं चाहे साझे में हो चाहे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में बेटा, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अच्छा, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे बोलो भाई, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 बेटा। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6। तो बेटा कार्बन के हो गए 4, ऑक्सीजन के हो गए 6, कुल मिलाकर कितने हो गए? 10। माइनस कर दो, कितने बचे? 6। अब इस 6 जो आया, 6 जो आया, इसे 2 से डिवाइड करो, कितना प्राप्त हुआ? 3। यानी बेटा कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड बेटा 3 बंध बनेंगे बेटा। अरे कितने बंध बनेंगे? 3 बंध युग्म की जरूरत है, 3 की। 2 ही परमाणु है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। दोनों के बीच में कितने बंध युग्म आए? 3। 1 2 3 बेटा, 3 बंध युग्म आ गए। अब बेटा 3 बंध युग्म आ गए, वो मैंने लगा दिए। अगली बात क्या करना है? अष्टक पूरा करना है बेटा। एक बंध युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 आप कार्बन के भी गिनोगे और ऑक्सीजन के भी गिनोगे, तो 6 तो ये हो गए। मान लो मैं कार्बन का स्टेप पूरा करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? 2 2 4 2 6, तो ये हो गए। कितने बाकी? 2। ये लो 2 लगा दिए। ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6, और बेटा कितने बाकी रहे? 2, तो 2 मैंने इस पे लगा दिए। ये बन गई CO की लुईस कोसेल स्ट्रक्चर बेटा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इसे कह देते हैं। और एग्जांपल देखिए बेटा, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना सीखेंगे, सीधी सी बात है बेटा। मान लीजिए स्पीसीज होती CO2, कितने परमाणु है इसमें? 3। तो 3 परमाणुओं के हिसाब से बेटा आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 3 24 बेटा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने भाई? कार्बन के 4, एक ऑक्सीजन में कितने बेटा? एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं बेटा। 2 में कितने हो गए? जवाब तो दो, 12। माइनस कर दो, कितने बचे? 8। 8 को 2 से डिवाइड करो बेटा, कितने आए? 4। यानी कि 4 बंध युग्म की आवश्यकता है। और उसके में बेटा परमाणु कितने? 3। जनरली बेटा इसमें केंद्रीय परमाणु अगर बेटा देखो 2 है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है बेटा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु उसे बनाया जाता है जिसकी विद्युत ऋणता कम हो। जनरली ऐसा होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी विद्युत ऋणता कम है? कार्बन की, तो उसे केंद्रीय बना देते हैं। और बेटा ऑक्सीजन साइड में लिख देते हैं। बंध कितने बनाने हैं? बंध युग्म बनाने 4। अब 4 में से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 2 इधर 2 इधर, और एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बेटा 1 और 3। भाई और तो क्या होगा? यही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब पूरा करो, क्या पूरा करो? अष्टक बेटा। भाई ऑक्सीजन है, गिनना शुरू करो। 2 2 4 2 6 और 2 8।
कार्बन के गिनो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए पूरे। ऑक्सीजन के गिनो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे। ऑक्सीजन के गिनो 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के गिनो 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन के गिनो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से ये बनता है बेटा। क्या थोड़ा बहुत आपको समझ आया बेटा? यानी CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितनी तरह की बना दी मैंने? 2 तरह की तो बना दी बेटा इसके अंदर। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहते हैं बेटा कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं। कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं कहते हैं इन दोनों को बेटा। कि कोई भी बेटा अणु की एक से ज्यादा ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था तो एज इट इज हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदल गई हो। किसकी व्यवस्था बदल गई? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदली, परमाणुओं की एज इट इज है बेटा। भाई कार्बन केंद्र में था, यहाँ भी सेंटर में, दोनों टर्मिनल पे थे, भी टर्मिनल पे बेटा। किसकी व्यवस्था बदली? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदल गई। चाहे वो बंद वाले इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एकांकी वाले इलेक्ट्रॉन हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अलग है, जबकि परमाणुओं की व्यवस्था सेम है। तो ऐसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं। अब CO2 के इन दोनों में से ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है, वो बेटा कुछ समय बाद आप सीखोगे। अभी तो मैंने बताया कि CO2 की अपन ने ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनाई है कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं कहलाएंगी बेटा। किन्हें कहते हैं अपन कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं बेटा? किसी एक अणु या आयन की ऐसी संरचनाएं जिनमें परमाणु व्यवस्था समान परंतु इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कैसी हो? भिन्न हो बेटा। तो उन्हें कैनोनिकल या अनुनादित संरचनाएं कह दिया जाता है। क्या थोड़ा बहुत आपको कुछ हद तक थोड़ा समझ आया? और उदाहरण देखो बेटा। एक उदाहरण मैंने ले लिया, मान लीजिए NO2- का बेटा। NO2- का उदाहरण ले लिया। सबसे पहला अपन क्या लिखते हैं? आवश्यक इलेक्ट्रॉन बेटा। भाई कितने परमाणु है? 3, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन बेटा। तो 3 के हिसाब से जरूरत कितने की है बेटा? 24 इलेक्ट्रॉनों के, R 3 24 अष्टक के हिसाब से। अच्छा बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने? मुझे बताओ बेटा। भाई नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक ऑक्सीजन में 6, 2 में 12। लेकिन रुको 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 बेटा, माइनस आवेश है। माइनस आवेश है, इसका मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। और वो कहाँ आता है? संयोजी कोष में। सबसे बाहर वाले कोष में ही इलेक्ट्रॉन आता है बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में और जोड़ दो बेटा। कितने हो गए भाई? ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। माइनस कर दो बेटा, कितना बच गया? तो 6/2 3 बंध युक्त। नाइट्रोजन की विद्युतीनता कम है, उसे केंद्र में लिख दो, दोनों ऑक्सीजन को साइड में लिख दो। अब 3 है ना बेटा, और इन तीनों को बांध के रखना है। ऐसा तो कर नहीं सकते तीनों इधर लगा दो, तो फिर इसका क्या होगा बेटा? ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अब 3 में से डिस्ट्रीब्यूशन 1 इधर 2 इधर भी हो सकता है। और बेटा आप इधर 2 और इधर 1 लगा दो। बात तय की बेटा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। हाँ यहाँ फर्क था क्योंकि 2 2 और 1 और 3 थे बेटा, लेकिन यहाँ 2 1 और इधर भी 2 1 बेटा। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कंडीशन क्या बेटा इसके अंदर? कंप्लीट करें इनको बेटा। ऑक्सीजन के गिनो 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन के गिनो 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 2 4 2 6 2 8।
इधर 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन की इधर गिनो 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन पहले से ही कितने 6 हैं, 2 2 4 2 6 और ये 8 बेटा। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा? हाँ, एक और बात कि ये -1 जो था ये इस पूरे के ऊपर लगा दिया जाएगा। पूरे के ऊपर क्यों लगा रहे, किसी एक परमाणु पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लुईस कोसेल अवधारणा ये बताती ही नहीं है कि वास्तव में ये आवेश किस परमाणु पर है। वो सीधा ये बताता है कि ये आवेश जो था पूरे अणु पर लगा दो आप ये एक साथ ही। कि वो नाइट्रोजन पे है या ऑक्सीजन पे, इस बात का जवाब लुईस कोसेल अवधारणा के पास नहीं है। मैं उसकी कमी बता रहा हूं बेटा। भाई और भी कमी आएंगी डिटेल में बेटा, लुईस कोसेल अवधारणा की बाद में अपन कमी लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे बेटा कमियां उसकी। लेकिन एक छोटी सी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सुने बेटा, कि यहाँ आवेश पूरे अणु पर लगा दिया गया, पूरे आयन पर लगा दिया गया बेटा। मुझे ये नहीं बताया गया कि नाइट्रोजन पे है वो माइनस आवेश की ऑक्सीजन पे है। अच्छा, ये दोनों तो स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, दोनों का स्थायित्व एक जैसा होगा बेटा। लेकिन अगर किसी यौगिक की एक से ज्यादा तरह की अपन को कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल रही है तो इनमें से ज्यादा स्थायी कौन सी होगी? इस बात का जवाब कहां से मिले? लुईस कोसेल में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दी, एक जैसी मिली तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर अलग अलग मिली तो इनमें से ज्यादा स्थायी किसे बताऊं? इन बातों का जवाब लुईस कोसेल के पास नहीं था बेटा, कि आखिर एक से ज्यादा तरह के कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा स्थायी कौन सी होगी, या जो आवेश आएगा वो वास्तव में कौन से परमाणु पर होगा। इन बातों को समझाने के लिए बेटा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे नाम दिया गया औपचारिक आवेश। क्या नाम दिया गया? औपचारिक आवेश बेटा। फॉर्मल चार्ज। बहुपरमाणविक अणु या आयन में आवेश किस परमाणु पर है, या एक ही यौगिक अणु या आयन की एक से अधिक तरह की संभव अनुनादी संरचनाओं में से कौन सी अधिक स्थायी है? इन सब बातों का जवाब किससे प्राप्त होगा बेटा? इन्हें औपचारिक आवेश से समझाया गया। किससे समझाया गया? औपचारिक आवेश से। तो आखिर औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज होता क्या है? लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पर, किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में किसी
परमाणु के मुक्त अवस्था के संयोजी इलेक्ट्रॉनों व अणु या आयन की लुईस संरचना में आवंटित इलेक्ट्रॉनों का अंतर उस परमाणु का औपचारिक आवेश होता है। क्या बोला गया कि कोई भी परमाणु जब भी किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में है तो बेटा अगर वो उस बहुपरमाणविक अणु या आयन में नहीं होता, मुक्त अवस्था में होता, तब उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते। और बेटा जब वो वास्तव में लुईस संरचना में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसे आवंटित हो रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन देखें, उन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए, उन दोनों का अंतर देखा जाए तो उसे बेटा क्या कहा गया? औपचारिक आवेश कहा गया। देखिएगा, समझते जाए बेटा, थोड़ा थोड़ा रुक के समझ आएगा बेटा। औपचारिक आवेश को अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो वो क्या बेटा? डिफरेंस बोला ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस लुईस संरचना में आवंटित इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इधर देखिएगा एक बार कि मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण ले लूं बेटा, अभी लिखना मत कुछ भी आप, CO का, और मैं कार्बन पे बेटा भी लिखना मत, कार्बन पे बेटा मैं क्या करना चाहता हूं? औपचारिक आवेश निकालना चाहता हूं। तो क्या करूंगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते कितने? 4 माइनस। अब बेटा मैं आपको ये गिनवाना चाह रहा हूं कि इसके आवंटित इलेक्ट्रॉन कितने लुईस संरचना में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या ये वास्तव में पूरा खुद का हक है इसका बेटा? और ये क्या बताए थे मैंने बेटा, बंधित नहीं है तो कैसे? एक काम की, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा? एक काम की युग्म इलेक्ट्रॉन। युग्म क्यों बोला? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए युग्म बोल दिया बस। प्लस बंद युग्म इलेक्ट्रॉन। रुको एक बार, बंद युग्म में ये आएंगे, लेकिन बेटा मुझे बताओ कि जब ये बंद युग्म आप बना रहे थे, एक बंद युग्म में इलेक्ट्रॉन तो कितने? 2 हैं, लेकिन बेटा उसमें से कार्बन ने साझे में कितने काम में लिए थे? इन 2 में से कार्बन ने कितना काम में लिया होगा? ये एक बेटा। हर एक बंद युग्म में जैसे A और B के बीच में बंद युग्म बना साझे के द्वारा, तो इस साझे में से एक इलेक्ट्रॉन A का था और एक इलेक्ट्रॉन B का था। नहीं समझे क्या बात बेटा? इस बंद युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे है कि नहीं भाई? जवाब तो दो। तो बंद युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 में से एक का कितना है? 1। वो कैसे प्राप्त हो कि बेटा 2 से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, अपने आप 1 आ जाएगा बेटा। समझ आई क्या बात? थोड़ी बहुत बेटा आपको और आ जाएगी। पूरा एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे। कुल मिलाकर औपचारिक आवेश का फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा अपन को? ये मिला संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्लस बंद युग्म इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। आइएगा उदाहरण के ऊपर बेटा, उससे सारी स्थितियां क्लियर होंगी। पहला बेटा मैं वापस वही CO ले लेता हूं। CO के लिए बेटा सिचुएशन क्या थी मुझे बताइएगा। ये थी, ये इसकी बेटा लुईस डॉट संरचना। अब बेटा कार्बन के ऊपर अपन औपचारिक आवेश निकाल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखिए। कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन है कितने? 1 और 1 2 प्लस बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6।
अरे भाई बंद युग्म में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ना बेटा, तो दोनों का हक है वास्तव में, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। कितना है 6 डिवाइड बाई 2। तो बेटा कितना प्राप्त हुआ 4 माइनस, हाँ बेटा ये हो गया 3 और 2 5 माइनस का 1। यानी इस कार्बन पर औपचारिक आवेश कितना है माइनस का 1। और देखिए बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन सोल्व करूं संयोजी कोष में 6 होते हैं माइनस, एकांकी इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 आ गए बेटा। अच्छा बंद युग्म में 6 बाई 2 कितना है 6 माइनस 5 बेटा, ये आ गया +1। तो CO जो है बेटा, जो अपन ने ये वाली इसकी लुईस डॉट संरचना बनाई है, इसमें कार्बन पर औपचारिक आवेश कितना है -1 और ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना है +1। दोनों का टोटल करो तो कितना आ गया 0 आ गया उदासीन। लेकिन मुझे बताइए, क्या इस लुईस डॉट संरचना में औपचारिक आवेश के कॉन्सेप्ट की सहायता से क्या यह बता दिया गया कि कार्बन पे कितना और ऑक्सीजन पे कितना आवेश था बेटा? बोल रहा था ना मैं बेटा कि अलग अलग परमाणुओं पर औपचारिक आवेश क्या रहा होगा, क्या अपन आवेश मान के चले बेटा, वो इससे बताया जा सकता है बेटा। और देखिए, जितने उदाहरण देखेंगे उतना समझ आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है बेटा अपना CO2 का। कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत आराम से देखिएगा। ओ एक तो अपन ने ये वाली कंडीशन देखी थी इसकी, ठीक है, और एक अपन ने ये वाली कंडीशन देखी थी। सॉरी, यही तो था भाई। इस वाली कंडीशन को फॉलो करें, निकालें औपचारिक आवेश। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस, एकांकी इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 प्लस बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन गिने बेटा 1 2 3 4 बाई 2। हाँ बेटा कितना प्राप्त हुआ 6 माइनस 6। अरे क्या 0 आ गया क्या बेटा? इस कार्बन के गिनो संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन माइनस एकांकी युग्म में है ही नहीं बेटा। बंद युग्म में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 माइनस 4 यहां भी कितना आ गया 0। एज इट इज बेटा ये आया 6 माइनस 4 प्लस 4 बाई 2, ये भी कितना आ गया 0। यानी CO2 की ये वाली जो कैनोनिकल अनुनादी संरचना है, इसमें बेटा ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों पर ही कितना कितना औपचारिक आवेश आया 0 0 0 बेटा, है ही 0 उसके अंदर बेटा। अगर आप ये वाली संरचना को सोल्व करें, कुछ तो समझ आया होगा भाई, अब सोल्व करना शुरू करो। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 होते हैं माइनस, एकांकी इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 प्लस बंद युग्म के गिने बेटा 1 2 बाई 2। हाँ बेटा 6 माइनस 7 आया क्या बेटा? कुल मिलाकर कितना प्राप्त हुआ -1। कार्बन के गिनो बेटा 4 माइनस एकांकी है नहीं, बंद युग्म के गिनो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये 0 आया वापस से? बिल्कुल बेटा। इस ऑक्सीजन के बेटा एक तो सोल्व करो, थोड़ी बहुत तो शर्म होगी, कुछ तो सोल्व करोगे ना बेटा। ऑक्सीजन के कितने 6 माइनस 2 प्लस बंद युग्म के गिनो 2 2 4 2 6 बाई 2। हाँ बेटा कितना रहा कुल मिलाकर 6 और ये आ गया 5। क्या ये बेटा कितना मिला? ये मिल गया +1। अब देखो बेटा मुझे बताइए, ये मिला -1, ये 0 और ये +1, तो -1 और ये +1 कुल मिलाकर पूरा आवेश क्या इसका 0 हो गया? और होता ही है, देखो CO2 पूरा 0 होता है। लेकिन CO2 की कितनी तरह की स्ट्रक्चर मिल गई मुझे? 2 तरह की। रुको भाई रुको बेटा, इसे मैंने नाम दिया A और इसे मैंने नाम दिया B। अब एक स्पेशल लाइन में लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर,
CO2 के लिए A तथा B अनुनादी संरचनाएं हैं और इनमें से स्थायित्व किसका ज्यादा है वो देखना है मुझे बेटा, कि इन दोनों में से वास्तव में स्थायित्व जो है वो किसका ज्यादा है, ए का या बी का। तो एक सिंपल सी बात ये है बेटा कि जब भी बेटा एक ही यौगिक की एक से ज्यादा तरह की अनुनादी संरचनाएं कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो, तो उनमें से जो उदासीन वाली, मतलब मैं कहूं जिस पर औपचारिक आवेश न्यूनतम हो, औपचारिक आवेश कम हो बेटा, कम होना चाहिए, मैं कहूं आवेश नहीं होना चाहिए। अगर आवेश नहीं है तो वो ज्यादा स्थायी है। अगर आवेश नहीं है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, दोनों ही नहीं चाहिए बेटा, ना प्लस का आवेश चाहिए ना प्लस माइनस का। अरे आवेश मतलब टेंशन है बेटा, ठीक है ना, टेंशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसमें 0 0 0 था ही नहीं किसी के ऊपर भी बेटा टेंशन वाली बात, जबकि इसमें बेटा इस पर -1 और इस पर +1 बेटा, इन पे टेंशन है। ये बिना टेंशन का है, तो बिना टेंशन वाला ज्यादा स्थायी होता है बेटा। क्या लिखूंगा मैं बेटा, औपचारिक आवेश कम, तो बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व ज्यादा। और बेटा कम से मतलब ये नहीं लेना आपको कि 0 से कम, अरे माइनस को आप 0 से कम मत ले लेना बेटा, ठीक है ना, आवेश है, बस आवेश है बेटा। आवेश कुल मिलाकर 0 वाली कंडीशन अगर होगी बेटा, न्यूनतम आवेश होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो बेटा, आवेश नहीं होना चाहिए। आप तो ये मान के चलो आवेश मतलब टेंशन है, टेंशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, कोई भी टेंशन अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए, उसका स्थायित्व ज्यादा होता है बेटा। इनमें से ए वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होती है बेटा। हाँ, ऑर्गेनिक में बेटा बहुत डिटेल में आप इन्हें पढ़ेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूंगा आपको एक छोटी सी बात कि ऑर्गेनिक में बेटा ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है बेटा, ये बहुत डिटेल में पढ़ी जाती है, पर कुछ हिंट तो अपन यहाँ भी देख सकते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा हिंट देखते हुए चल रहे अपन बेटा। यहाँ पर ये करनी समझ आई आपको बेटा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल बेटा मैं वापस से लेता हूं, किसका, NO2 माइनस का। क्या बनाया था, यही तो कैटेगरी थी भाई। करते हैं सॉल्व बेटा। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 -1 2 3 4 5 6 प्लस 1 युग्म में 2 2/2 माइनस का 1 प्राप्त हुआ ना भाई। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 होते हैं माइनस, रुको बेटा, एकांक युग्म के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 प्लस 1 युग्म के गिनो आराम से, 1 2 3 4 5 6, क्या 5 - 5 है क्या, 0। इधर गिनो बेटा, ऑक्सीजन के 6 माइनस, हाँ 1 2 3 4 और 4/2, 6 - 6 कितना आया, 0। मुझे बताइए कि नाइट्रोजन पर 0 मिला, इस ऑक्सीजन पर 0 मिला, लेकिन इस ऑक्सीजन पर कितना मिला, -1। अगर आपने इसको कुछ इस तरह से बनाया होता तो देखिए बेटा, यहां मिलता -1, ये होता 0 और ये होता वापस से 0। यानी कुल मिलाकर मुझे बताइए, क्या वास्तव में औपचारिक आवेश से ये चीज साबित हुई क्या कि NO2 माइनस में जो माइनस आवेश है वो किस पर है, नाइट्रोजन पर है कि ऑक्सीजन पर, वो है ऑक्सीजन पर बेटा। वो भी सिंगल वाले पे कि डबल वाले, बेटा देखो ये इस पे -1 आ रहा था बेटा, इससे इसमें -1 आया बेटा, और वो एक जगह फिक्स है कि घूम रहा है, कभी इस ऑक्सीजन पे कभी इस ऑक्सीजन पे बेटा, दोनों पे कंडीशन आ रही है बेटा। क्या समझ आया क्या थोड़ा बहुत आपको भाई, कुछ तो समझ आ रहा होगा ना बेटा। नेक्स्ट है बेटा ओजोन, O3।
जनरली एग्जाम में बेटा ये स्ट्रक्चर दी गई होती है जनरली, ठीक है ना, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको बनानी पड़े। इनकी स्ट्रक्चर देके फिर औपचारिक आवेश पूछता है। चलो इस ऑप्शन पर सोल्व करें अपन बेटा। संयोजी कोष में 6 माइनस 1 2 3 4 प्लस बंद युग्म के गिनो बेटा 1 2 3 4 4/2, तो 6 माइनस 6 0। ये वाला ऑप्शन गिने बेटा 6 माइनस 2 प्लस गिनो बेटा 2 2 4 2 6। अब तो स्थितियां थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी होंगी बेटा, +1। और इधर बेटा सोल्व करो 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 प्लस बंद युग्म के 2, कितना प्राप्त हुआ माइनस का 1। सवाल कैसे बनता है इसका? इसका सवाल बनता है एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा और यहाँ सी लिख देगा। और बेटा नोटेशन देने के बाद पूछ लेगा कि ए वाले ऑप्शन का औपचारिक आवेश क्या है, या ये पूछ लेगा बी वाले का औपचारिक आवेश क्या है, सी वाले ऑप्शन का औपचारिक आवेश क्या है। तो ए वाले का यहाँ 0 है, बी वाले का +1 और सी वाले का -1 है। और ओवरऑल क्या उदासीन मिला, देखो बेटा ये 0 +1 और -1 मिला के कितना हुआ, 0 हो गया बेटा। क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? अरे अब तो कुछ कुछ स्थितियां क्लियर होने लगी होंगी ना बेटा, बोलो भाई। और देखिए बेटा, जितने उदाहरण देखोगे उतना फायदा होगा भाई। मान लीजिए मैंने लिया N2O, ठीक है, ये हो सकता था और इसकी ये 2 स्ट्रक्चर आपको दी गई है बेटा, ठीक है, ये दोनों आपको दी गई हैं। अब इस नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश में निकालना चाहता हूं। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में होते कितने, 5 माइनस 1 2 3 4 प्लस 2 2 4 4/2, तो 5 माइनस 6 कितना प्राप्त हुआ, क्या माइनस का 1 प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हो गया बेटा, माइनस का 1। इस नाइट्रोजन की काउंट करें बेटा, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, बेटा लोन पेयर के कितने होते हैं भाई, है ही नहीं इसमें, 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बेटा, तो क्या +1 प्राप्त हुआ क्या? ये वाला ऑप्शन सोल्व करें बेटा अपन। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 1 2 3 4 एकांक युग्म इलेक्ट्रॉन प्लस बंद युग्म के 4/2, 6 माइनस 6 कितना प्राप्त हुआ, 0। तो वास्तव में बेटा इसके अंदर यहाँ पर जो कैटेगरी है अपने पास में वो क्या है बेटा, 6 माइनस 6 0। तो नाइट्रोजन पर इस पर -1, इस पर +1 और इस पर 0 आ रहा है बेटा। इधर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, एकांकी युग्म कितने हो गए बेटा, 1 और 1 2 प्लस 2 2 4 2 6। हाँ बेटा कितना प्राप्त हुआ, 3 2 5, 5 माइनस 5 क्या 0 मिला क्या बेटा? इधर नाइट्रोजन की अगर देखा जाए बेटा तो नाइट्रोजन के लिए संयोजी कोष में कितने होते हैं, 5 माइनस, हाँ भाई एकांकी का है नहीं बेटा, 2 2 4 2 6 2 8/2 कितना प्राप्त हुआ, +1। समझा है बेटा, 6 माइनस, हाँ बेटा गिनो 1 2 3 4 5 6 और 2/2 बेटा कितना प्राप्त हुआ कुल मिलाकर, 6 माइनस 7, माइनस का 1 आ गया क्या बेटा कुल मिला के? तो इसमें बेटा 0 +1 और ये -1 आ रहा है। इन्हें अपन नाम अगर दे दें बेटा तो ये ए और ये बी, ये भी दोनों क्या है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ए व बी अनुनादी संरचनाएं हैं। अगर स्थायित्व की बात करें अपन इनमें से ए और बी में से बेटा, तो देखिएगा बेटा यहाँ -1 +1 0 और यहाँ भी बेटा 0 +1 और -1। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि आवेश हो ही ना, औपचारिक आवेश मिले ही ना, 0।
लेकिन यहां तो दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें आवेश है वो भी एक जैसा, +1 -1 +1 -1, और उनमें भी देखो तो नाइट्रोजन तो दोनों में कॉमन है, +1 और +1। अब यहां है नाइट्रोजन पर -1 और यहां है ऑक्सीजन पर -1, किस पर ज्यादा स्थायित्व? तो बेटा एक सिंपल सी चीज बताना मुझे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है? ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वास्तव में अधिक विद्युत ऋणी है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कौन करना चाहता है? ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं बेटा, यदि बाकी सभी फैक्टर समान हो, बाकी सभी फैक्टर से मतलब है औपचारिक आवेश वाली बात बेटा, तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर ऋणावेश अधिक स्थायी होता है। पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है बेटा? जवाब दो, ऑक्सीजन। तो वास्तव में बेटा ऑक्सीजन वाले में माइनस जो है उसका स्थायित्व जो है बेटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ आई क्या बेटा? तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बेटा? ए वाली या बी वाली? यहाँ बेटा ज्यादा स्टेबल हो जाएगी बी वाली स्ट्रक्चर। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? भाई बोलो बेटा, क्या बी वाली स्ट्रक्चर का ज्यादा स्थायित्व आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा?